रियल एस्टेट की दुनिया में एक अजीब सी बात होती है। लोग घर तो खरीद लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट कई लोग नहीं बना पाते और कुछ लोग ही बना पाते हैं। और राजकोट में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, रियलिटी अनलॉक करता है। और आपको मैं इसमें अमाउंट भी डिस्क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सेल हो गई है। जी। उनको सिंगल यूनिट चाहिए था, सुबह आए, शाम को 1 करोड़ के प्लस की बंगलों की डील करके रात को वापस मुड़े चले। राजकोट का पहला रियल एस्टेट पेज जिन्होंने अपने कंटेंट को कंसल्टेंसी बनाया और कंसल्टेंसी को क्रेडिटेबिलिटी। आपको कौन सी प्रॉपर्टी देखकर लगा ये तो रील में वायरल होगी? मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो वायरल ही होता है। हरिद्वार के प्रीमियम विला प्रोजेक्ट हो या गिफ्ट सिटी जैसे नेशनल लेवल प्रोजेक्ट हो या राजकोट के 80+ एक्टिव प्रोजेक्ट हो, उसका नाम हर बार शिखर पर आता है और वो है गृह निर्माण रियलिटी। राजकोट रियल एस्टेट इन वन वर्ड। गृह निर्माण रियलिटी 2 लाख से भी ज्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सोशल फैमिली है। 150 से भी ज्यादा हैप्पी क्लाइंट है। मुंबई और पुणे तक का ट्रस्ट है और राजकोट का सबसे ट्रस्टेड रियल एस्टेट आइडेंटिटी। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इतने करोड़ का घर मत लो, EMI भरोगे उससे अच्छा रेंट भर दो, इसका SIP कर दो, फिर 20 साल बाद करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। करोड़ का लेना किसे? तो ये डिबेट पूरी तरह से नकली है। आज हम फैक्ट टॉक पर एक ऐसे व्यक्ति को प्रेजेंट करने वाले हैं जो राजकोट रियल एस्टेट में ट्रस्टेड फेस है, द मैन बिहाइंड द मूवमेंट, मिस्टर निखिल कापटा। सो आज के हम पॉडकास्ट में ये जानेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर और कंसल्टेंट की क्या जर्नी होती है, ये जानेंगे। सो निखिल भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम सर, वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, हमारे पॉडकास्ट में आए। सो आपका पहले तो थैंक यू। निखिल भाई, सबसे पहले मैं आपको एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि लोग आपको इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं और कंसल्टेंट भी कहते हैं। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा रोल है वो पावरफुल है, और आज के लिए जो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है या रियल एस्टेट मार्केट में क्यों जरूरी हो गया? जी, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर की बात करूं तो इन्फ्लुएंस मतलब ये होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें। हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करते। मेरी ब्रांड का नाम है गृह निर्माण रियलिटी। हम लोगों को रियलिटी दिखाते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, कुछ भी ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आज की तारीख में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग जा जाके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट ढूंढे। वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ढूंढ भी लिया, चलो कोई संडे छुट्टी हो, हॉलीडे हो, फिर भी जिस प्रोजेक्ट में जाते हैं वो प्रोजेक्ट उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे वो भी पता नहीं है। ठीक है, तो उस बीच ये सोशल मीडिया है, जो लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया ने जो फ्लो पकड़ा है वो आपने देखा है। उसी बीच ये रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है कि हम लोगों को रियलिटी दिखाते हैं, क्या है प्रोजेक्ट, कैसा है प्रोजेक्ट, किस बजट में है, जिससे लोगों का टाइम भी बचेगा, लोग बेहतर जानेंगे रियल एस्टेट के बारे में भी और रियल एसेट बनाने के बारे में। तो वहां से हम आगे बढ़े तो ये फिर एक व्लॉग की तरह लोग देखते हैं, होम टूर की तरह लोग देखते हैं, तो लोगों को क्या है, आसानी हो जाती है। मतलब अगर आप कोई 3 BHK ढूंढ रहे हैं तो आप जब तक वहां पे जाके उसे देखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा वो आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। लेकिन एक बार अगर आपने मेरा वीडियो या किसी भी रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लिया तो आप ये श्योर हो जाओगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। फिर उसके बारे में आप इंक्वायरी करो। तो इससे क्या होता है, बिल्डर का मतलब जो डेवलपर है उनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट जो बायर है वही मिलते हैं, और जो बायर है एक्चुअल बायर, उनको जो सही बिल्डर है, जो सही प्रोजेक्ट है वही मिलता है। और आपका जो सवाल था कि आप अपने आप को कहां पे देखते हो, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो टू द फैक्ट बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग किया था रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कि लोग मुझे देखे, मैं थोड़ा फेमस हो जाऊं। हमारे अपने गुजराती में હોય ને કે આમ થોડી पर्सनालिटी डेवलप, बाकी फेमस થઈ બધા ઓળખે आपने, ये रीते वहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन आगे बढ़ता गया तो ये 4-5 साल का सफर ने वो इन्फ्लुएंसर को एक कंसल्टेंट बना दिया है, जिसने आज तक के 150 से भी ज्यादा क्लाइंट को उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर की है और लाखों लोगों को मैंने घर दिखाया। निखिल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल बायर्स सबसे पहले प्रॉपर्टी नहीं देखते, रील देखते हैं, तो ये जो ट्रेंड है वो मार्केट को हेल्प कर रहा है या कंफ्यूज कर रहा है? देखिए, वो डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पे चलता है। एक बात है, अगर सप्लाई ओवर होगी तो मार्केट कंफ्यूज होगा। आप राजकोट के धर्मेंद्र रोड पे चले जाओ और एक ही शोरूम में से सारी शॉपिंग करके आओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड भी है लेकिन सप्लाई ज्यादा है। ठीक है,
तो आजकल प्रोजेक्ट बहुत बढ़ गए। राजकोट की बात करो, अहमदाबाद की बात करो, पहले की तरह नहीं है कि 2-3 गिने चुने डेवलपर है वही बना रहे। आज प्रोजेक्ट भी बढ़ गए हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, और इसीलिए ये रील्स का सिलसिला है। आपकी बात सही है, पहले क्या था, लोग होल्डिंग्स देखते थे। होल्डिंग मतलब आज आप देखो होल्डिंग्स का कल्चर ऑलमोस्ट, Almost. मैं जीरो नहीं बोलूंगा, बहुत घट चुका है। ठीक है, तो लोग पहले होल्डिंग्स देखते थे, उसकी जगह उसको एक इजी रास्ता मिला, रील्स। वैसे भी सोशल मीडिया पे हम टाइम तो बिताते हैं, कुछ अच्छा देख लेते, कुछ अच्छा सीख लेते हैं। ठीक है, तो वहां से लोग रील देखते हैं, मार्केट कंफ्यूज नहीं हुआ है। अगर आप राजकोट की बात करो तो आप लोकल हो राजकोट के, तो ठीक है, आप निकल भी जाओगे टाइम लेके, आपने रील्स नहीं देखी, होल्डिंग देखे निकल। बाहर के लोग यहाँ के होल्डिंग्स देखने कहां से आएंगे? ठीक है, उसके लिए रील्स बेस्ट ऑप्शन है, जो सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू दुबई में भी बैठे बैठे कोई हमारी प्रॉपर्टी देख सकता है, अहमदाबाद में देख सकता है, पुणे में देख सकता है, और आपको तो पता है हमारे गुजराती दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, गुजराती आपको मिलेंगे और मिलेंगे। निखिल भाई, राजकोट का मार्केट है वो स्टेबल माना जाता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी में राजकोट का वो कौन सा एरिया है जो बूम कर रहा है, मतलब कि किसी को अभी भी आइडिया ही नहीं है कि वो एरिया है वो बूम कर रहा है। बात करें ना, तो ये जो स्टेबिलिटी, बूम, डाउन, ये सब मैं मानता हूँ ये सब शेयर बाजार में। रियल एस्टेट हमेशा स्टेबिलिटी देता है आपको। ठीक है, देखिए आजकल एडवर्टाइज आती है 500 में एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में रोको, इसमें रोको, ये स्कीम रोको, वो स्कीम रोको। इतने कम इन्वेस्टमेंट में हम रियल एस्टेट तो आप ही नहीं सकते। ठीक है, रियल एस्टेट हमेशा कहीं का भी हो, आप दुबई से ले लीजिए, अहमदाबाद का ले लीजिए, मुंबई का ले लीजिए, या राजकोट का ले लीजिए, रियल एस्टेट आपको स्टेबिलिटी देगा। उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि चलो आज आपने कोई अच्छी सी प्लॉट ले लिया, कोई अच्छी सी जमीन ले ली, 2 महीने के बाद डबल, तो भी चांस नहीं है। कोई टीपी का रोड निकल जाए, टाउन प्लानिंग का कोई बड़ा रोड निकल जाए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम निकल जाए, फिर भी गेन आता है, स्लाइटली आता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी पर्पस हो आपका, रियल एस्टेट आपको स्टेबिलिटी देता ही देता है। वो राजकोट का हो या कहीं का भी हो। बूम की बात आप करते हो, तो बूम मतलब कैसा माना जाता है कि किस एरिया में कितने ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से डेवलपर वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब जितने ज्यादा, जितने ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट जिस एरिया में आएंगे, वो एरिया डेफिनेटली आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, उसमें अगर आप बात करो ना, तो अभी रियल एस्टेट बहुत स्टेबल है, कहीं भी उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं। उसका मतलब यह नहीं कि रियल एस्टेट में सेलिंग नहीं है। अगर सेलिंग देखना है तो आप मेरी ऑफिस पे आओ, इंक्वायरी देखनी है तो मेरी ऑफिस पे आओ, और विजिट देखनी है तो भी मेरी ऑफिस पे आओ। ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड थोड़ी कम लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं है। तो 3-4 साल पहले की बात करूं ना, तो जो राजकोट का, पर्टिकुलर हम राजकोट की बात करते हैं, तो जो नया रिंग रोड, सेकंड रिंग रोड की बात चली है ना, उसके बाद ये जामनगर रोड से स्टार्ट होता है, फिर एसआरपी कैंप से लेके पोराट चौक गोंडल के पास वहां पे निकलता है, वो सारा एरिया बूम पे चल रहा है। वहां जो लैंड के मतलब जो टोकन हो रहे हैं, लैंड का जो डीलिंग हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, भाव भी बढ़ रहा है। उसी वजह से मऊड़ी, वावड़ी, ये सारा जो एरिया है ना, एकदम पीक पे अभी जा रहा है। ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ जमीन का रेट 1 यार्ड का, जिसे हम गुजराती में वार बोलते हैं, 90,000 से लाख को क्रॉस कर गया। तो वहां पे अगर आपको 100 यार्ड की, मतलब 100 वार का सिर्फ प्लॉट भी लेना है, तो आपको 1 से 1.25 करोड़ के आसपास देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जहां पे 3-4 साल 5 साल बाद की पहले की बात करूं, तो वहां पे इतना भाव नहीं था, वो 40, 50, 60 तक था, जो अभी इतना गया है। तो ये बूम क्यों? क्योंकि सारे बड़े बड़े डेवलपर्स वहां पे बैठे, वहां पे इतने प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, उतना सेलिंग भी हो रहा है। आप देखिए, बात करूं तो हर महीने आपको एक नया प्रोजेक्ट राजकोट में इंट्रोड्यूस मिल जाएगा। अगर बिक नहीं रहा है, राजकोट में बूम नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं जा रही है, तो मैं या डेवलपर अंधा तो नहीं, चलो साइड डाल देते हैं, बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं है, बिक रहा है। निखिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप और गृह निर्माण, कोई भी क्लाइंट आता है या बिल्डर आता है और वो कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी को मतलब आप वायरल कर दो, तो सबसे पहले आप ऐसे कैसे डील करते हैं, या बिल्डर को आप क्या समझाते हो, या कोई नॉर्मल क्लाइंट आए उसके साथ आपकी डीलिंग कैसी हो? बिल्डर कभी वायरल का बोलता है, ठीक है, बिल्डर को मतलब ही नहीं है वायरलिटी से। ठीक है, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट डाल रहा है, चलो करोड़ों छोड़ो, अगर मेरा जैसा छोटा बिल्डर मानो 3 मकान सिर्फ 3 टेनामेंट बना रहा है, फिर भी उनके लाखों तो लगे। एक मकान की कॉस्ट 40-50 लाख गनो तो 3 मकान की कॉस्ट 1.5 करोड़ आसपास हो जाएगी। उसको वायरलिटी से मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब राजकोट का थोड़ा ट्रेंड है, किसी को भी काम दे देते हैं रियल एस्टेट में, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्डर आके एक ही डिमांड करता है, तुम मुझे बेच के दोगे क्या? ठीक है, तुम्हारे लाख व्यू जाए, मिलियन में जाए, ट्रिलियन में जाए, एक भी नहीं बिका, मुझे क्या मतलब। तुम्हारे 5,000 व्यू जाए, मेरे तीनों के 3 बिक गए, चलो तुम्हारा काम। ठीक है, बिल्डर की जब भी वो आते हैं डिमांड एक ही करते हैं,
कितने टाइम में बिकेगा, उनको Time. सेल करना है, मुझे भी सेल करना है, ठीक है। वायरल मतलब ये वायरल किसको करना है, जो बिजनेसमैन मतलब कोई बिजनेस डाल के बैठा है, किसी का फूड का कोई बिजनेस है, किसी का कपड़े का कोई, वो वायरल जाएगा तो उसे फायदा होगा, क्योंकि वायरल लोग खाना बार बार खाते हैं, महीने में 3 बार खाते हैं, प्रॉपर्टी महीने में 3 बार नहीं लेते, ठीक है। वायरल जाएगा, उससे बेनिफिट होगा, ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा कंटेंट, जिसको बाय करना है वो कॉन्टेक्ट करेगा तो वो सेल होगा। ये बिल्डर की बात हुई। अब आप कस्टमर से कैसे डील करते, तो कस्टमर बहुत टाइप के आते हैं, ठीक है। कस्टमर देखते भी है रील, हमारी तारीफ भी करते हैं, हमारे पास आते भी है, उनकी रिक्वायरमेंट भी बताए है, फिर उनको जो जो उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर बैठता है वही हमारी टीम सजेस्ट करती है, जिससे उसका टाइम बचेगा, उनका पैसा बचेगा और उनको एक बेस्ट डील दिलवाने की हम कोशिश करते हैं। निखिल भाई, आपके वायरल वीडियोस ने कई लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज किया है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो आपकी रील को देख के उसने प्रॉपर्टी खरीदी हो या ऐसा कुछ? आप एक की बात करो, मैं आपको 10 गिनवा सकता। क्या होता है, पहली बात तो ट्रस्ट। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ी जर्नी पे जाता हूँ, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन लोगों को मजा आएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं 22 अराउंड था। रियल एस्टेट में इस एज में कोई आता ही नहीं, आता है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। अब 21-22 साल का बच्चा आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा, आप मुझसे मिलने आओ, मैं प्रॉपर्टी का ज्ञान आपको दूंगा, आपके भेजे में वो बात नहीं घुसेगी। वो डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस। बिल्डर भी अप्रोच करने जाते थे कि तो तुमसे क्या, मतलब स्टार्टिंग सबकी ऐसी रहती है, कोई भरोसा नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। मुझे रियल एस्टेट में कुछ बदलाव लाना था, राजकोट का रियल एस्टेट बदलना था, मैंने बदल के दिया, सबको सोशल मीडिया पे लाके दिया, ठीक है। अब कस्टमर की बात करो, मेरे एक पुणे के क्लाइंट थे जिससे मैंने फर्स्ट टाइम कॉल पे बात की थी। जब वो पुणे से निकले थे, उन्होंने ऑन कार मतलब ड्राइविंग करते हुए मुझसे बात की, हम आ रहे हैं, आपकी वीडियो पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, ठीक है। वहां से हमारी कनेक्ट हुई, वो आए नेक्स्ट डे, क्योंकि तो अभी रात को पहुंचे थे तो होटल में स्टे किया होगा, नेक्स्ट डे आए, हमसे मिले, आप हमको प्रॉपर्टी दिखाओ। उनको कुछ मुंबई में जो थी उनकी प्रॉपर्टी वो सेल हो गई थी, उनको अभी उसका जो रिटर्न आया था उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना था और फिर इन फ्यूचर रिटायरमेंट का प्लान था यहाँ पे रहने का। तो उनने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि सिटी एरिया में चाहिए, ये चाहिए, वो सब चाहिए। मैंने अपनी टीम में से एक बंदे को उनके साथ भेजा, वो उनके साथ गया, सुबह से गए थे, शाम तक उनको घुमाया, सारी जो प्रॉपर्टी थी हमारे ऑन बोर्ड हुई थी वो उनको दिखाई जो उनकी रिक्वायरमेंट में थी। शाम को वो 4 बजे 3-4 बजे खाना खा के वापस ऑफिस पे आए, उन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइनल भी कर ली जो रैया रोड के नजदीकी थी, जो और आपको मैं इसमें अमाउंट भी डिस्क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सेल हो गई है, उनका बजट भी 1 करोड़ के प्लस था। वो आए, बिल्डर को हमने बुलाया, जिनकी प्रॉपर्टी थी सिंगल यूनिट अवेलेबल था उसमें, बाकी सब कुछ सेल हो गया था, उनको सिंगल यूनिट चाहिए था। सुबह आए, शाम को 1 करोड़ के प्लस की बंगलों की डील करके रात को वापस पुणे चले गए। ये होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट, सही बात। और ये होता है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वही मैंने उसको पीरसा। जी, આપણામાં કહેવાય ને કે જે જોતું હોય પીરસો તો ભાવે, આપણે એને જે જોતું હતું એ પીરસું તો એમને ભાઈ, અને તે સિંગલ દિવસે એ डील क्लोज થઈ। ये बिल्डर मतलब वो जो बिल्डर थे वो भी चकित रह गए कि आज तक हमने ऐसा क्लाइंट नहीं देखा जो 1 करोड़ के प्लस की डील, कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, सिंगल डे में करके गए, वो भी आपके भरोसे। ऐसे बहुत सारे हैं। निखिल भाई, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सपोज आप कोई भी प्रॉपर्टी का वीडियो रील शोकेस करते हो तो उससे पहले उस क्लाइंट को कहीं और ब्रोकर्स ने भी उस प्रॉपर्टी को दिखाया हो, अगर वो आपके रील के थ्रू आए और सेल हो जाए, बाद में ब्रोकरेज लेने और कोई ब्रोकर आए तो क्लाइंट को ये सब फेस करना पड़ता है, तो आप क्या ऐसा करते हो जो क्लाइंट को ऐसा नहीं फेस करना पड़े? ब्रोकरेज की गेम है ना, ये बहुत अलग है, ठीक है। और कोई भी बंदा, कोई भी इंसान हो, बगैर अपने फायदे के तो कोई काम करेगा नहीं। मैं हूं, ये कंपनी बनाई है गृह निर्माण रियल्टी, तो मैं भी कमाने के लिए बना रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको सही गाइडेंस दे रहा हूँ। तो टीचर भी यही करते हैं, हमको पढ़ाते हैं तो फीस भी लेते हैं, ठीक है। ये अब ब्रोकर अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, वो एक साइड से भी लेंगे, 2 साइड से भी लेंगे, वो उनकी रिक्वायरमेंट। अब आपने जो कहा कि चलिए कोई मेरी प्रॉपर्टी की रील आई, कोई प्रोजेक्ट की रील आई, वो क्लाइंट ने, जो क्लाइंट उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसने पहले से ही वहां पे किसी और ब्रोकर के थ्रू देखी होगी, लेकिन उनको वहां पे उनके साथ नहीं जमा, ठीक है। तो वो मेरे पास आता है, अगर वो मुझे टू द फैक्ट बता देता है कि चलो मैंने उनके साथ देखी थी लेकिन मुझे वहां पे उनके साथ ये नहीं जमा, उन्होंने मुझे अच्छी डील नहीं दिलवाई, तो मैं उस तरह से वर्क। अगर कहीं नहीं भी बताते, मैंने नहीं देखी नहीं है, ये मुझे क्या डील दिलाता है ये देखते हैं, ठीक है, तो उसके हमें तो कुछ पता नहीं है, हम उसको विजिट कराते। हमारी पूरी वर्क फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है।
हम बिल्डर के साथ टाइप करते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए हमें अप्रोच करते हैं, हमारा और उनको बीच एमओयू साइन होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, किस बिना पे करेंगे, और मोस्टली हमारे पैकेज डिजाइन होते हैं। ठीक है, कस्टमर से 0 कमीशन प्लस कस्टमर को उसी प्रोजेक्ट में बेस्ट डील, ये सब हमारा पहले से ही तय होता है। अगर उसने किसी ब्रोकर के साथ देखी है और वो हमें बता देता है, तो हम वहां पे बोलते हैं उनको उनके साथ नहीं जमाए, अब वो आपके ही प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लेकिन उसको कुछ बेस्ट चाहिए, ठीक है, उनको कुछ बेस्ट चाहिए तो वो आप दीजिए, तो मैं आपको क्लाइंट लाके दूंगा। फिर बिल्डर और ब्रोकर क्या बात करते वो उनका, ठीक है, किसी की रोजी रोटी भी हम नहीं मारते, ठीक है। अगर उनका उस ब्रोकर ने मेहनत की है, उसके ऊपर थोड़ा काम किया है और बेस्ट दिल दिलवाने की कोशिश की है, तो उसको भी उनका उससे मिल जाएगा। हम दिलाते भी देते हैं कि चलो भाई उन्होंने मेहनत की है तो थोड़ा जो उनका बनता है वो दे दो, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया है, आज ये सारे प्लेटफॉर्म है, पहले तो नहीं थे, तभी ब्रोकर ही गाइडेंस देते थे जी। और आप बात करो तो मुझे अगर गिनो तो मैं भी एक डिजिटल ब्रोकर हूँ, ठीक है जी। मैं ब्रोकर हूं ये नहीं मानता हूं, लेकिन मैं डिजिटली लोगों की हेल्प करता हूं जो ब्रोकर करते थे। अगर ब्रोकर अपनी पूरी निष्ठा से अपने क्लाइंट के प्रति ऑनेस्ट रहे और उनको बेस्ट डील दिलवाने की ट्राई करे तो उनके पास कभी क्लाइंट नहीं करेंगे, कमी नहीं होगी क्लाइंट की, पूरे क्लाइंट मिलेंगे, पूरी डील मिलेगी, मतलब उनको जो चाहिए वो सब मिलेगा। लेकिन अभी लाइन इतनी बड़ी है, पैसा भी थोड़ा बड़ा है, तो क्या है, पैसे से लालच जाती है, तो थोड़ा मन इधर उधर हो जाता है। हमारा तो क्या एमओयू साइन रहता है, हम किधर भी नहीं जा सकते। मार्केट में क्या है, सभी ऑफर मिलती है। अगर किसी बिल्डर का कोई प्रॉपर्टी नहीं पाता है, उनकी नहीं बिकती, 1-2 साल से पड़ी होती है, तो वो आपको ये भी ऑफर देता है कि चलो 50 लाख का है, मुझे 45 देना, आप जितना ऊपर डालो। मैं ये काम नहीं करता, किसी ब्रोकर को भी ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बराबर। अगर तुझे 45 में देना है, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर, मतलब तेरा 50 का प्रॉपर्टी है, जितने में जाए उतना, मेरा जो बनता है वो मुझे दे दे, बाकी तू कस्टमर को डिस्काउंट दे दे, ठीक है। इससे क्या बनेगा, कस्टमर वहीं पे रहेगा, आसपास में इंक्वायरी भी करेगा, पूछेगा भी कितने में दिया, कितने में, आज नहीं तो 1 साल 2 साल बाद आपका सेट सामने आएगा, ठीक है। ब्रोकर को ये लगता है कि मुझे कहां पे पकड़ने जाएंगे, मुझे ये लगता है मेरी ब्रांड है, आज नहीं तो कल मुझे इसमें इफेक्ट दिखाएंगे। मैं कभी ये काम करता ही नहीं, इसको कट बोलते हैं। हुई ना कट, उसको 45 देता, मैंने 48 में बेच दिया, एक प्रॉपर्टी में 3 लाख, कट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना। क्लाइंट को डिस्काउंट दिलाओ, तुम्हारा जो हक बनता है तुम ले जाओ, 1% बनता है ले जाओ, ठीक है, तुमने मेहनत की है। निखिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, बाइंग डिसीजन है वो इमोशनल बेस पे होता है या लॉजिकल बेस पे होता है? कोई भी बायर जब बाई करता है तब, और एक बात, जब कोई बायर आपके पास आता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, उसका माइंडसेट फिक्स करते हो या बजट फिक्स करते हो? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। देखिए, बायर 2 टाइप के होते हैं, एक जो फर्स्ट होम बायर है, जिसे अपने रहने के लिए घर चाहिए जी। उनको घर दिलाने में मुझे पर्सनली और मेरी टीम को बहुत मजा आता है, क्योंकि वो भी उतने एक्साइटमेंट होते हैं। आप ही सोचे ना, फर्स्ट कार, फर्स्ट होम, फर्स्ट कोई ड्रीम मोबाइल, ये सब लेने का कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। उनको, उनकी फीलिंग ये अलग होती है, उनके ऊपर हम आते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, जिसके पास पैसा पड़ा है, उस पैसों से उनको प्रॉपर्टी बनानी है, उस प्रॉपर्टी से उसको इनकम जनरेट करनी है, तो ये दोनों का पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। इन्वेस्टर है, उसको अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, उसको उस प्रॉपर्टी में भी मुझे रुपये दिखाने पड़ेंगे, देखो इस प्रॉपर्टी को, इसमें से इतने रुपए जनरेट हो गए, तब भी वो लेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो लोकेशन भी देखेगा, रेंटल इनकम भी देखेगा, 5 साल के बाद इसमें से कितना आरओआई जनरेट होगा वो भी दिखेगा, और ये बिक जाएगा वो भी मुझे लिखवा, मतलब कहीं तो लिखवा के देते हैं कि चलो आज तुमने ये बोला तो 1 करोड़ का मैं शोरूम, शॉप, ऑफिस कुछ भी ले रहा हूँ, 5 साल बाद तुम मुझे कितने में बेच दोगे, 5 साल तक इसका रेंट क्या जनरेट होगा। तो वो जो क्लाइंट है वो इन्वेस्टर है और गलत भी नहीं है, वो पैसा आज दे रहे हैं तो कुछ वापस रिटर्न भी लेंगे ना, तो वो रिटर्न वाले होते हैं। उन क्लाइंट को उनकी पूरी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, उनका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो क्या है वो देखना पड़ता है, उसके बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट कराए, कितने टुकड़ों में इन्वेस्ट कराए, उसका पोर्टफोलियो क्या है उससे। अब दूसरे जो बायर होते हैं, जो मेरे पास सबसे ज्यादा आता है, इन्वेस्टर कम आते हैं मेरे पास ज्यादा बायर आता है फर्स्ट होम बायर। उसको टेनामेंट दिखाओ, उसको ऑफिस में भी बुलाते, फोन पे भी बात करते, पूरी उसकी रिक्वायरमेंट जानते, वो भी सामने से बताते, 40 साल का हो गया, इतनी साल की मेहनत की है, इतना पैसा जमा किया, इतनी लोन लेनी है, अब मुझे घर लेना है, आज तक रेंट पे रह रहा हूँ या कोई सिटी में पुराने पे रह रहा होता है घर में, वो चेंज करना है, वो बिक गया है, उसका पैसा आएगा, अब नया लेना है, 15-20 साल तक मुझे कोई झिक नहीं चाहिए। आप दिखाओ ऐसा, रहने में मजा आए, रीसेल वैल्यू आए, लेकिन 15-20 साल मुझे कोई बेचना नहीं है, कहीं नहीं है, कमाना भी नहीं है, रहना है शांति से। उनका माइंड सेट पढ़ते हैं, उनका बजट सेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी एजुकेशन सीरीज आती है, उसमें मैं सब बोलता हूँ कि आप बजट फिक्स करो,
तो ऐसा बजट फिक्स हो, अगर आपने 40 लाख का बजट फिक्स किया है तो जो घर जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो 32-33 तक ही लो। दूसरा एक्सपेंस आएगा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, कोई कोई मेंटेनेंस होता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, सब कुछ वकील की चार्ज, ऐसा छोटा छोटा खर्चा गिनोगे तो 6-7 लाख रुपए प्रॉपर्टी का जो फाइनल करने जाओगे तब चले जाए। सही बात। तो आप 40 लाख की प्रॉपर्टी बजट सेट कर रहे हो, 38 की प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, तो बाकी तो लोन एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना, डेप्ट लेना पड़ेगा, क्यों करना? बजट में चलो, अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलो। प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका गुड ही डिसीजन है, इन फ्यूचर आपको काम ही आएगा, लेकिन सब कुछ डिसीजन फाइनेंशियली पहले तो आप मेंटली और फाइनेंशियली थोड़ा अवेयर रहिए, जिससे आपको आगे जाके तकलीफ ना पड़े। निखिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम बात करते हैं एनआरआई क्लाइंट्स की, तो एनआरआई क्लाइंट्स आजकल किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि लग्जरी फ्लैट, प्लॉट्स या विलास में, और वो कौन सी हिडन बात है एनआरआई सेगमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमें नहीं पता चलती? 4 साल मुझे हुए इस लाइन में, मैंने बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, एनआरआई कस्टमर के मुझे कॉल आते हैं, यूके, यूएई, मैंने कीधું ને આપણે જી, આપણા ગુજરાતી દરેક ખૂણે, ગુજરાતી દરેક સાચી વાત ને આપણા ગુજરાતી દરેક ખૂણે છે। અમેરિકાથી ફોન આવે, કિન્સાસા, સાઉથ આફ્રિકા, આજુબાજુનો જે વિસ્તાર, અહીંયાથી ફોન આવે, वहां से भी कॉल आते हैं, यूके, यूएई, जी, बड़ी जगह से अपना फोन आवे, बरोबर। वो सारे लोग होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने वहां पे पैसा बना लिया, आज 20-15-20 साल से वहां पे है, एनआरआई की तरफ बचे, अब उनको यहाँ पे रिलोकेट होना है, रिटायरमेंट की एज हो गई या उनके बच्चों के लिए वहां पे अब नहीं, उनकी ये हो गई। और इन्वेस्टर हो गए तो वही रिटर्न की बात करेंगे, लेकिन जिसको यहाँ पे सेटल होना है ना, वो आएंगे, कोई होम देखेंगे, कोई फ्लैट देखेंगे। प्लॉट नहीं बिकते आजकल, क्योंकि प्लॉट बिल्डर के लिए बचे। सही बात। आपको मुझे सिंगल प्लॉट चाहिए 100 यार्ड, 80 यार्ड, हम तो इतने में ही बनाएंगे ना, 200 यार्ड बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, नहीं मिलेगा। वो क्या है, सब लोगों ने 3 बेचेंगे, एक साथ 6 बेचेंगे, उतने ही बेचेंगे, कट के नहीं बेचेंगे। सही बात। टुकड़े टुकड़े करके नहीं ले, तो एक साथ लोट में लो, तो ही आपको फायदा मिलेगा। तो सिंगल तो कोई ले नहीं सकेगा प्लॉट, और जाना पड़ेगा हीरासर एयरपोर्ट के पास, उस तरफ फिर बहुत दूर, तो वहां पे तो वीकेंड विला बनेंगे, तो उसको किसी को शौक नहीं। तो एनआरआई आते हैं, सारे गुजराती आते हैं बाहर, हमारे जितने भी गुजराती है वो राजकोट में आते हैं, अहमदाबाद में जाते हैं। अब क्या है, अहमदाबाद थोड़ा ज्यादा कंजस्टेड होने लगा है, और राजकोट को तो बोलते हैं ना अपना रंगीलू राजकोट, तो ये राजकोट में रंगमा ये लोग रंगावा माटे, तो ये लोग અહીંયાની મોજ-શોખ, અહીંયાનું જીવન જીવવા માટે રાજકોટનો પ્રિફર વધારે કરે, એટલા જ માટે उसके लिए वो राजकोट में इन्वेस्ट भी करते हैं, रहने भी आते हैं, मतलब 20-20 साल बाद वो एनआरआई यहाँ पे आते हैं। निखिल भाई, सबसे बड़ी अभी डिबेट ये होती है कि रेंट बेटर है या बाय करना बेटर है, मतलब आपके हिसाब से किस वक्त हमें रेंट करना ये बेटर रहेगा, या कौन सी ऐसी वक्त है, मतलब कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा? रेंट और बाय पे तो यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको इतने वीडियोस मिलेंगे, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इतने करोड़ का घर मत लो, फिर इतना ईएमआई भरोगे, उससे अच्छा रेंट भर दो, इसका एसआईपी कर दो, फिर 20 साल बाद करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। करोड़ का लेना किसे? हम मिडिल क्लास वाले लाखों में खेलते हैं, लाख भी हमारे लिए बहुत होते हैं। सही बात। लेंगे तो 40-50 लाख का लेंगे, 200 करोड़ का तो घर, 20 करोड़ का घर, 15 करोड़ का घर तो हम लेंगे। और जो 15 करोड़ का घर लेगा उससे इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत? 15 करोड़ जिसके पास रहेगी उसके पास 500 करोड़ का एम्पायर भी रहेगा ना जी। तो ये डिबेट पूरी तरह से नकली है, ठीक है। घर घर होता है, आपको मैं पर्सनली मेरी बात करूं, ठीक है। अब रेंट वर्सेस बाय होता है ना, उसमें बाय सबसे बेटर ऑप्शन होता है। आज मेरी बात करूं तो 4 साल पहले मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। 1 साल तो ऐसे ही चलाया बगैर ऑफिस के, कोई ऑफिस नहीं थी, कोई नहीं थी, एक बाइक था, उस पर मैं और मेरे पार्टनर पूरी सर्विस देते थे, शूट भी करते थे, क्लाइंट को भी दिखाते थे, खाना भी बाइक पे खाते थे, दोपहर का शाम को घर पे जाते थे, मतलब बाइक की हमारी ऑफिस थी। धीरे धीरे लोगों ने हमें प्यार दिया, इतने सारे फॉलोअर्स जमा हुए, फिर लोगों के क्लाइंट बढ़े, थोड़ा पैसा आना शुरू हुए, बिल्डर ने हमें अप्रोच किया, तो अब हमने रेंट में जाना। ये इनिशियल स्टेज है, अभी हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई हमारे पास सेविंग्स नहीं है, तो हम रेंट पे गए, छोटी सी ऑफिस रखी, उसमें रेंट में चलाया। वो ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा चलो चल गया 20 लाख 25 लाख का ऑफिस ले लो, कर ले, नहीं। अभी हम ऑफिस की बात करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस करते हैं उसको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक साल चलाया, फिर ऑफिस ट्रांसफर की, थोड़ी बड़ी ऑफिस, क्लाइंट अब आने लगे हैं ऑफिस पे, तो थोड़ा अच्छा लोकेशन होना चाहिए, अच्छी जगह बैठोगे तो ज्यादा क्लाइंट आएंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो धंधा बढ़ेगा, अल्टीमेटली धंधा बढ़ेगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अभी मेरी ऑफिस का दस्तावेज जस्ट 3 दिन पहले मैं करके आया हूँ, ठीक है। राइट टाइम आया, राइट अपॉर्चुनिटी आई, इनफ सेविंग्स थोड़ी गई होगी, थोड़ा लोन लिया है, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ठीक है, बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन से अभी तक यहाँ पहुंचा हूँ।
ऑफिस ले ली, अपने बजट में ले ली, आप घर की कर ली। वाह। क्योंकि मैं 12-15 हजार रेंट भरूं, उससे अच्छा 16-17 हजार EMI भरूं। रेंट वाला मुझे 1-2 साल बाद आएगा, खाली करो, रेंट बढ़ाओ, मैंने जी। बेच दिए दूसरे, मुझे लोकेशन, बिजनेस के लिए लोकेशन बदलोगे तो कस्टमर ट्रस्ट नहीं बनेगा। आज इस बिल्डिंग में कस्टमर आ रहे हैं, 1 साल बाद वही कस्टमर वहां पे आएगा, आप नहीं होगे, तो ये तो भाई चला, इस पे भरोसा कैसे करें? 1 साल इधर है, 1 साल उधर है। बिजनेस के लिए कुछ समय बाद आपको अपनी ऑफिस, अपना शोरूम कुछ भी करना चाहिए, जो मैंने कर लिया है। वाह। तो वहां पे बाय परफेक्ट ऑप्शन रहा, Perfect. ठीक है। वहां पे क्या ज्यादा जाता है, थोड़ी छोटी लोगे, ले लो, अभी ले लो, धंधा बढ़ेगा, बाद में हो जाएगा। और आपकी स्टेबिलिटी एक जगह पे आप बैठोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो आज 200 स्क्वायर फुट की ऑफिस है, 2 साल बाद 400 की हो जाएगी। सही बात। किए है, कितनों ने किए, ठीक है। अब जो हाउस बायर की बात करते हैं, उनके लिए रेंट अच्छा ऑप्शन है या बाय करना? तो देखो, थोड़ी बहुत भी सेविंग है, अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है। रेंट कभी भी आपके लिए सही होता ही नहीं है। अगर आप SIP का हिसाब लगाओ, इन्फ्लेशन का भी हिसाब लगाओ, आज आपको कोई फ्लैट आपके बजट में 20 लाख में पड़ रहा है, लेकिन आप नहीं जाओ, क्योंकि 20 लाख की आप फ्लैट लोगे तो आपको EMI कुछ 15,000 पड़ेगा, उससे अच्छा आप 8,000 रेंट भर रहे हो, ठीक है। तो 8,000 रेंट तो बढ़ेगा, 15,000 EMI एक बार सेट हो गया, 20 साल तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जितने भी होम लोन 20 साल के आते हैं, 20 साल तक आपको 15 भरना है, 5 साल तक आपको 15 ज्यादा लगेगा। आज से 20 साल बाद 15,000 का क्या आएगा? सही बात। आपका घर हो जाएगा। कोई टेनामेंट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप, हमेशा रेंट थोड़े टाइम के लिए होता है, जब आप स्टेबिलिटी पे नहीं होते हो, आप सिटी में आए हो, नया नया जॉब स्टार्ट किया है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, परफेक्ट है, आप जाओ रेंट पे। अभी रिस्क मत लो, जी। थोड़ा बिजनेस स्टेबल करो, थोड़ा अपना जॉब स्टेबल करो, स्टेबल थोड़ी अपनी सैलरी बढ़ाओ, फिर पहला काम करो, गाड़ी नहीं लेनी, मोबाइल नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है। पहला काम करो, आप कोई फ्लैट लो बजट में, थोड़ा बजट ऊपर है, टेनामेंट लो, सारी सेविंग डाल दो, वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में आइडिया आएगा उसके। कई 5-5 साल से रेंट पे रहे, थोड़े दिन इस थोड़े दिन इस, फैमिली भी सिक्योर नहीं रहती है, एक जगह पे आप स्टेबल भी नहीं रहते हैं। और 20 लाख की प्रॉपर्टी 5 साल बाद आपको 28-30 लाख में मिलेगी, 10 लाख आप 5 साल में एक्स्ट्रा कमा पाओगे। अभी जो आपको 15 की लोन करनी पड़ी है, तब आपको करनी पड़ेगी 25 की, 28 की। अभी आपको 15,000 का EMI आ रहा है, तब आपको EMI आएगा 25-30 हजार का। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो आप बढ़ गए ना, रेंट भी इतना भर दिया तो ऐसे ही गया। तो हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मैं तो अपने कस्टमर जो भी अपने इंक्वायरी करते, रेंट पे रहना ही नहीं चाहिए ज्यादा टाइम, बाय कर लो, जब भी आप सेफ हो, जब भी आपको कुछ बढ़िया ऑप्शन मिले बाय कर लो। आपने ये जो बाई वर्सेस रेंट का जो ये कहा, मुझे ऐसा लगता है अभी तक का बेस्ट आंसर जो आपने दिया है। जो SIP वाले होते हैं, चलो 15 लाख की लोन नहीं लेते, आपके पास 10 लाख पड़ा है, जो आप डेवलपर के देना हो, 10 लाख नहीं दे, उसे SIP में कन्वर्ट कर दो, वो रिटर्न आपको उतने साल बाद एक घर परचेस करने में मदद करेगा? नहीं करेगा। पैसे जितने भी पड़े होंगे वो यूज हो जाएंगे। आप कोई कार ले लोगे, आप कोई महंगा मोबाइल ले लोगे, जिसकी वैल्यू घटनी कम ही होगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। लाख का मोबाइल 1.5 लाख में बिकेगा। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैंने बेची है, जिन्होंने आज से, अभी आपको बात करूं ना, तो न्यू 150 फीट रिंग रोड, अटल सरोवर के सामने का एरिया, जिसको वर्धमान नगर बोलते हैं आज के दिन, बूम पे नहीं बोलूंगा, आज से 4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया ना, वहां पे एक 80 यार्ड का मकान, जिसको AC वार बोलते हैं, 3 BHK मकान 40 लाख के अराउंड मिल रहा था। 40 के अराउंड डील हो जाती थी उसमें, 3 BHK बढ़िया मकान। आज की तारीख में वही डेवलपर के साथ में काम कर रहा हूं, 4 साल हुए, वही मकान हम 57 में बेच रहे हैं। 80 यार्ड जगह, वही बांधकाम, वही कंस्ट्रक्शन, कलर भी वही करते हैं, सब कुछ वही यूज करते हैं, 57 लाख, 17 लाख बढ़ा 4 साल में। कौन सी SIP ऐसा रिटर्न देगी? और प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो अभी भी वही है। SIP आप छू सकते हैं, उस पर आपका कुछ कंट्रोल है। चलो बिकी नहीं, आप रहने तो जा सकते हो, रहने नहीं गए, रेंट पे तो दे सकते हो, यही बात है। निखिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के बायर्स की प्रायोरिटी क्या है? एमिनिटीज, लग्जरी, या ऐसा कि हम जहाँ पे प्रॉपर्टी ले वहाँ सब कुछ मिल जाना चाहिए? देखिए, बायर्स की जो भी प्रायोरिटी हो, प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए, आपकी नीड क्या है और लोकेशन। लोकेशन बेस्ट होगा तो आज नहीं तो कल आपको रहने में भी मजा आएगा, ठीक है। सही बात। और एमिनिटीज ये सब ठीक है, बढ़िया ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपकी सोसाइटी कोई अपार्टमेंट है, आपको स्विमिंग पूल मिलता है, थिएटर मिलता है, सब। आजकल आप देखो, आज से 10 साल पहले आप जाओगे ना रोड पे, तो आपको गाड़ी कौन सी देखने को मिलेगी? आप बोलो, आप अपने से सोच के बताओ, कौन सी गाड़ी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी? ज्यादातर अल्टो मिलेगी, स्विफ्ट तो शायद लॉन्च भी हुई होगी तो वही मिलेगी। मतलब जो गाड़ी आपको ज्यादा रोड पे प्रेजेंस दिखाएगी वो होगी 5 से 8 लाख 10 लाख की गाड़ी,
अभी आप निकलो बाहर, फॉर्च्यूनर, एंड ओवर, फॉर्च्यूनर। इनोवा क्रिस्टा, बड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ी से- ज्यादा दिखेगी। स्विफ्ट ये सब जो 5-10 लाख के अंदर आते हैं ना, मिनिमम प्रेजेंस है उसका रोड पर। क्यों? लोगों को लग्जरी चीज पसंद आने पसंद लगी, है। लोग सही लग्जरी पे ही जा रहे हैं, ज्यादातर लोग वही खरीद रहे हैं। तो डेवलपर भी लग्जरी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाएंगे, उसमें लग्जरी एमिनिटीज देंगे, फिर उसके प्राइस, मतलब सारा क्राइटेरिया सेम है। इसका वाला ये लेगा, ये वाला ये लेगा, ठीक है। हमारे राजकोट में बहुत बड़े भी प्रोजेक्ट बनते हैं, बिकते हैं, बहुत छोटे भी प्रोजेक्ट बनते हैं, बिकते हैं। कस्टमर डिमांड जैसी भी हो, राजकोट के मार्केट के पास सब है। छोटे से छोटा फ्लैट भी है, और कोई लग्जरी डिमांड करे तो हमारा डेकोरा ग्रुप है, बना ही रहा है, क्या नहीं बना रहा है। निखिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यू मतलब फ्रेशर रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ या रियल एस्टेट में आना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे, और क्या वो आपकी तरह बन पाएगा फ्यूचर में? ऐसा क्या वो करे? पहली बात करूँ ना, मेरी तरह उनको बनना ही नहीं चाहिए। मैं खुद हूँ, जी मैंने अब खुद को खुद से सीखा है, दूसरों से सीखा है। मैं बना, जी, वो बना। सही बात। उसकी फीलिंग क्या कह रही है, वो कितनी ऑनेस्टी से काम करना चाहता है, कौन से फील्ड में काम करना चाहता है, रियल एस्टेट में भी आना है तो जी। किस तरह आना है। देखिए, अब भेड़ चाल होती है, मैं आगे निकल गया तो मेरे पीछे 10 लोग आएंगे, मेरे जैसे नहीं बन पाए। कुछ अलग करो, जैसे मैंने किया, बहुत कोई कर रहा है, जी, कुछ अलग करो, कुछ अलग प्रेजेंस बनाओ, कुछ अपना जोड़ो, तब आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको फॉलो करके बनूंगा तो आपके जैसा ही बनूंगा, सही बात, और आपके जैसा तो आप तो मेरे से एक स्टेप आगे ही रहेंगे, सही बात। ठीक है। तो जो भी फ्रेशर है, रियल एस्टेट इतना बड़ा फील्ड है कि अगर आपको उसमें काम करने में मजा आता है, लोगों को घर दिलाने में, लोगों को प्रॉपर्टी दिलाने में मजा आता है, तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अपना कुछ यूनिक डालो उसमें, ठीक है। जी, सब कर रहे हैं वही मत करो, मैं नहीं करता हूँ। कुछ सब अलग। स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। सब वहां पे जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, टेक लेते हैं, मेरे सारे वीडियो सिंगल टेक में होते हैं। मैं प्रॉपर्टी देखता हूं, उससे फील करता हूं, अपने जो व्यूअर्स है उसका एंगल दिखाता हूं। अगर मेरे व्यूअर्स को ये प्रॉपर्टी देखनी है तो वो कैसे देखेंगे, उस तरह मैं उसको ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। वाह, आज डेवलपर तो बोलेगा ना, ये दिखाओ, मैंने ये अच्छा दिया, मैंने आपने दिया है अच्छा, कस्टमर आएंगे, आप और मैं दोनों दिखाएंगे। अभी कस्टमर को क्या देखना है वो हमें दिखाना है, उसको क्या देखना है, स्पेस देखना है, उसको क्या देखना है, लोकेशन देखना है, उसको क्या देखना है कि उसको घर कैसा मिला, वही दिखाओ। निखिल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका और गृह निर्माण का फ्यूचर का प्लान क्या है? आपका बोल्डेस्ट विजन क्या है गृह निर्माण को लेकर? विजन तो मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि विजन में कभी छोटा रखता नहीं, सही बात है। ठीक है। जब बनाया था तभी सोचा था कुछ आगे जाऊंगा, और जब मैं छोटा था ना, मेरी एक मन की इच्छा थी कि मुझे फेमस होना है, मुझे एक्टर बनना है। तो चलो वो बॉलीवुड गुजराती मूवी वहां पे तो मैं नहीं आया, ठीक है, शायद नहीं जा पाया। मैंने अपना एक रास्ता बनाया, मैं आज फेमस हूँ, ठीक है। इतना तो हूँ कि लोग रोड पे मेरी प्रेजेंस होगी तो लोग मुझे पहचानेंगे कि ये निखिल भाई गृह निर्माण रियलिटी, वो प्रॉपर्टी के शूट करते, ठीक है। आगे का विजन बोलू ना, तो रियल एस्टेट में मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी ऐसा बिल्डर ना हो जो कुछ अच्छा दे रहा हो और उसका बिके ना, ये मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। बड़े बिल्डर्स है, वो मार्केटिंग कर लेते हैं, उसको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और उनका प्रेजेंस आ जाएगा। कितने ऐसे छोटे बिल्डर है जो मार्केटिंग पे इतना स्पेंड नहीं कर सकते, क्वालिटी एक नंबर दे रहे, उनको कॉम्पीट कर सकते हैं, क्वालिटी में दे सकते हैं, दे भी रहे। वो मार्केटिंग पे आप उसको बोलो ना कि 1.5 लाख दो, मैं आपके बोर्ड लगा दूंगा यहाँ पे, वो नहीं देंगे, उतना उनका मार्जिन नहीं बचेगा ना। फिर उनको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिलाऊंगा, उनके सारे बिकवाऊंगा और उनको भी बड़ा डेवलपर बनाऊंगा। और कस्टमर राजकोट के हो, बाहर के हो, उनका विजन क्लियर करूंगा। रियल एस्टेट के बारे में उनकी कोई भी ऐसी मिथ भी ना रहे, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बारे में उनके साथ कोई स्कैम भी ना हो, उनका भी पूरा ध्यान रखूंगा। और जितनी हो सके मेरी फॉर्म गृह निर्माण रियलिटी जैसे जैसे बड़ी होगी, उस जितनी बड़ी होगी उतनी लोगों की ज्यादा हेल्प करेगी, जिस भी फील्ड में कर पाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में अगर उनको नहीं पता तो मेरी टीम उनको डॉक्यूमेंट्स पे नॉलेज देगी। प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, लैंड के बारे में नहीं पता, एनए क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट मुझे लेने चाहिए डेवलपर से, क्या मैं कहां पे बंद जाऊंगा, किस पे मुझे साइन करना है, सारी डिटेल्स हम देंगे। जितना हो सके उतना मार्केट ओपन रखेंगे, लोग आएंगे, इसके बारे में जानेंगे, और जिसके बारे में जानेंगे उसको ही लेंगे। तो निखिल भाई, हम थोड़ा फन सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर करते हैं। ओके, उसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जो फर्स्ट माइंड में आए वो आपको कहना। रैपिडली ओके। ट्राई करूंगा। कोई भी क्लाइंट आपको 12 बजे कॉल करे रात को, तो आप उठाएंगे या इग्नोर करेंगे? इग्नोर। ज्यादा डेंजरस कौन है, ओवर कॉन्फिडेंट बायर या कॉन्फिडेंट बायर? ओवर कॉन्फिडेंट।
राजकोट रियल एस्टेट इन वन वर्ड. गृह निर्माण रियल्टी. अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी पोजेशन, निखिल भाई क्या पिक करें? मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन. नेगोशिएशन में कौन टफ होता है, हस्बैंड या वाइफ? वाइफ. लोकेशन या लेआउट? ऑलवेज लोकेस्ट. आपको कौन सी प्रॉपर्टी देखकर लगा ये तो रील में वायरल होगी? मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो वायरल ही होता है. प्रॉपर्टी सेल करना ज्यादा सेटिस्फाइंग है या वायरल रील बनाना? सेटिस्फाइंग तो हमेशा प्रॉपर्टी सेल करना ही है. तो निखिल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है और आपके जो व्यूअर्स है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब वो आपसे कैसे जुड़े, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बाई करनी हो या कुछ भी करना हो तो गृह निर्माण से वो कैसे जुड़े? देखिए, जुड़ तो वो मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, तो जुड़ तो हो सकते हैं. अगर प्रॉपर्टी बाइंग में राइट सजेशन या राइट टाइम या वो क्या बात का ध्यान रख सकते हैं उस पर बात करूँ ना, तो मैंने पहले ही बोला, अपना माइंड सेट करो, अपना बजट सेट करो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ बढ़िया देखा, गृह निर्माण रियल्टी के जरिए से देखा या अपने आप देखा या किसी मेरे ब्रोकर भाई के जरिए से देखा, अगर आपको माइंड में उसी से इंसाइट हो रहा है, अंदर से कुछ आ रहा है कि ऐसा मुझे नहीं मिलेगा बाद में, बढ़िया है, बजट में है, तो राइट प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन राइट टाइम पे ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के भाव भी बढ़ेंगे, फिर वो क्या है, अफसोस रह जाता है कि ये उस वक्त ले ली होती ना तो अच्छा होता. मेरे ऐसे ज्यादा क्लाइंट है, बहुत ज्यादा, जो ओवर थिंकिंग करते, और कुछ बढ़िया दिखेगा और जी, कुछ जी. बढ़िया मिलेगा, जी. लेकिन देखिए प्रॉपर्टी इन्फिनाइट बढ़ने वाली है, लेकिन टाइम भी जाएगा, टाइम जाएगा. के साथ साथ बजट भी अप जाएगा, फिर आप पीछे रह जाओ. सही बात. ठीक है, तो कुछ भी बढ़िया आपको दिखता है, कुछ भी बढ़िया मिलता है, अगर उस पर आपको कभी भी मेरा कोई सजेशन चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी आपने मेरी ओर से देखी हो या किसी और की ओर से देखी हो, मेरा जो भी उस प्रॉपर्टी के लिए ऑनेस्ट रिव्यू होगा मैं आपको दूंगा, फिर आप परचेस करिए. और रिव्यू के लिए मेरी फर्म, मेरी कंपनी और मेरी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी, लेकिन 10 बजे से 7 बजे. तो निखिल भाई, आपका थैंक यू, और आपके जो विचार और आपके जो इन्वेस्टर और बायर्स के प्रति जो विचार है वो मुझे और मेरे व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पायर करेंगे. तो आपने टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए, तो आपका थैंक यू सो मच. थैंक यू तो मुझे आपका भी कहना है. ठीक है, अभी कोई इतनी बड़ी मैं पॉपुलर इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, कोई इतनी बड़ी हस्ती भी नहीं, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, जिससे क्या रियल एस्टेट के बारे में लोगों का जो भी थिंकिंग होगा वो थोड़ा चेंज होगा, और जो मेरी नेचुरली मैंने ये आपको जो सारे आंसर दिए वो सुनेंगे. ठीक है, मुझे देखते हैं, आपको भी देखेंगे, कुछ सीखेंगे नया, और जो इम्प्लीमेंट करेंगे उससे उसका फायदा होगा. तो ये जो हमने आज मेहनत की है उसका फल उनको मिलेगा. तो उसके लिए आपका थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये सारे क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे, जिनका आंसर मैंने ऐसे किया, तो अभी जो भी देख रहे हैं उनका व्यूअर को बेनिफिट होगा. थैंक यू.